तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 1 का सेट 2 याद रखिएगा आप लोग, ये सेट 2 है और इसमें जो भी प्रश्न आपको दिखाए गए हैं ये प्रश्न शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। इस बात की हमारी गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 100% चांस है कि ऐसे प्रश्न का जो सेट है आपको शायद ही यूट्यूब पर या कहीं आपको मिलेगा। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। इसमें 30 प्रश्नों को लिया गया है। अगर प्ले लिस्ट में आप जाते हैं तो सेट 1 वहाँ पर अभी भी है, ये सेट 2 है आपका। और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा क्योंकि आपके 12th क्लास के इंटर एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और परीक्षा से संबंधित वीडियो पा सके और अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। और इसका जो पहला सवाल है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, यानी कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंडजनन, यानी कि अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है कि शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार है कि शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा शुक्राणु जनन, यानी कि शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को शुक्राणु जनन कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, यानी कि अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ए मुकुलन, बी विखंडन, सी विभाजन और डी सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मुकुलन, यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन मुकुलन की विधि द्वारा हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। कायिक जनन जो होता है वो निम्न में से किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन ए है जड़, बी स्तंभ, सी पत्ती और डी सभी। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा सभी, यानी कि कायिक जनन जो होता है जड़, स्तंभ, पत्ती से होता है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्तंभ के द्वारा। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि एक ही फूल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। एक ही फूल के भीतर, प्रश्न को समझिए पहले, एक ही फूल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वपरागण। सवाल नंबर 8 है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। नहीं, सवाल नंबर 8 है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि अंडाशय से जब अंडा निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है या निकलता है अंडा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए अंडजनन, बी अंडोत्सर्ग, सी रजोचक्र और डी शुक्राणु जनन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, यानी कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। याद रखिएगा, मानव मादा में अंडे का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन नलिका में होता है। सवाल नंबर 10 है कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। यानी कि इसको हम स्तनधारी भी कह सकते हैं कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। इसका सही जवाब होगा एपिडिमिस में, ऑप्शन सी सही है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। ऑप्शन ए 2n, बी 3n, सी 4n, डी n। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, पूरा सवाल देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। क्लियर है। चलिए इसका जवाब आप स्वयं देंगे ताकि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, कम से कम ये आप लोगों से हम भी इच्छा रखते हैं जानने की, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1। क्लियर है।
सवाल नंबर 13, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? ऑप्शन ए युग्मक, बी युग्मनज, सी संतति और डी क्लोम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी युग्मनज। क्लियर है? यानी कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। यानी कि वह कौन सी प्रक्रिया है या क्या कहेंगे उसको कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी युग्मक जनन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 15, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैस्टुला। क्लियर है? सवाल नंबर 16, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उभयलिंगी। चलिए सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी युग्मक जनन और डी कायिक जनन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैंगिक जनन। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 होगा आपका कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। सवाल को एक बार फिर समझिएगा। सवाल अगर आपका याद हो जाता है तो आपका जवाब बिल्कुल आसान हो जाएगा देने में। तो पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। इसी प्रकार देखे होंगे आप कि कोई कोई सवाल को हम 2 बार रिपीट करते हैं, 3 बार भी कभी कभी हो जाता है, और उसके बाद हम अच्छे से जवाब को एक साथ मिला देते हैं ताकि सवाल के साथ जवाब आपका क्लियर हो जाए। तो सवाल अगर समझ में आ गया तो जवाब आपका क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 18 को फिर से देखते हैं थोड़ा सा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। ऑप्शन ए जनन, बी लैंगिक जनन, सी अलैंगिक जनन और डी युग्मक जनन। क्लियर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनन। याद रखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 19 है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जरायुज। ठीक है। सवाल नंबर 20, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है कि अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गर्भाधान। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर हम लोग 21 देखेंगे। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए ताकि 21-22 बड़ा दिखे, फिर आगे देखा जाएगा। सवाल नंबर 21 है कि प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, बी ओबेलिया, सी ओपेलिना और डी प्लाज्मोडियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओपेलिना। याद रखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 22, किसी अनिषेचित अंडज से, याद रखिएगा निषेचित नहीं है यहाँ पर, अनिषेचित यानी कि किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पार्थेनोकोर्पी। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 23 को देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 23 थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। नहीं, सवाल नंबर 23 भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 23 है कि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्यों? एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि ऑप्शन ए एक बीजपत्री में बंद वेसिकुलर बंडल होता है। ऑप्शन बी एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। ऑप्शन सी समानांतर वेनेशन होता है। ऑप्शन डी एक से अधिक सही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अब सवाल नंबर 24 देखते हैं। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एस्ट्रोबाइलेशन।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर अब हम 25 देखते हैं। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, यानी किसके बारे में अध्ययन किया जाता है या पढ़ा जाता है या जाना जाता है? ऑप्शन है ए पक्षी, बी अस्थि, सी एंजिग और डी पृथ्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंजिग। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 26, 27, 28 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। सवाल नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? क्या बात है, कितना बढ़िया सवाल है। बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रजनन की क्षमता उसमें होती है। वो कौन ऐसा जीव है या जानवर है या जो भी है? चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए मकड़ा, बी गाय, सी मधुमक्खी, डी केचुआ। याद रखिएगा आप लोग, बिना निषेचन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के प्रजनन क्षमता इस जानवर में होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मधुमक्खी। सवाल नंबर 27, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। सवाल नंबर 27 है कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 16। सवाल नंबर 28, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म भ्रूणपोष है। किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रिगुणित। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 29 और 30 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 29 है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित और डी चतुर्गुणित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्विगुणित। सवाल नंबर 30 है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परागकोश।